80% हमारी आबादी हिंदू है। 80% आबादी सनातन धर्म को मानती है। यहां पे हिंदू होना, गेरुआ पहनना पाप हो गया है। तो हम ये प्रण लेते हैं कि उस दिन पूरा साधु संत सन्यासी नागा साधु पूर्ण रूप से महाराष्ट्र का घेराव करेंगे और उस गांव को जला के राख कर देंगे। कुछ लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई हिंदू मुस्लिम या कोई ऐसी सांप्रदायिकता इसमें नहीं है। ये हमला जो हुआ है सांप्रदायिकता इसमें है नहीं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। हम अपने बचने की सबील क्या करते, गवाह टूट गए थे, अपील क्या करते, जब अदालत में ही लेन देन होने लगे तुम ही बताओ बेचारे वकील क्या करते। आज ये लाइनें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में अर्णव गोस्वामी मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा, जिस सुप्रीम कोर्ट के पास प्रवासी मजदूरों की अपील सुनने के लिए एक हफ्ते तक समय नहीं है, वही सुप्रीम कोर्ट के जजेज अर्णव गोस्वामी के मामले को याचिका दायर होती है, अगले दिन सुबह 8:07 पर उसको सुनवाई के लिए लगा देते हैं। न सिर्फ सुनवाई करते हैं बल्कि देश भर में तकरीबन 24 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज होने के बाद भी सभी एफआईआर पर रोक लगा देते हैं। न सिर्फ 3 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी जाती है बल्कि इन 3 हफ्तों में यह भी सलाह दी जाती है कि आप अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन 3 सप्ताह तक अर्णव गोस्वामी पर किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक भी लगा दी जाती है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर को निर्देशित किया जाता है कि अर्णव गोस्वामी जैसे जहरीले नफरत बोलने वाले इंसान को और उनकी चैनल को सिक्योरिटी उपलब्ध कराई जाए। इसलिए मन ये कहने पर विवश हुआ कि आखिर आप इंसाफ के लिए जाएंगे कहां। इस केंद्र सरकार, इस गोदी मीडिया में लगता है कि अदालतिया खेल भी शामिल हो गया है, जो उनको नफरत के बीज बोने के लिए लगातार उत्साहित और प्रोत्साहित कर रहा है। प्रशांत भूषण के अलावा तमाम सारे सामाजिक चिंतक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर इस बात को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जहां पर लाखों फैसले पेंडिंग है, लेकिन वो लॉकडाउन के समय में आरक्षण पर फैसले लेने से पीछे नहीं हट रही है। आंध्र प्रदेश के एक मामले में उसने कहा कि आदिवासियों को उनके ही क्षेत्र में पढ़ाने के लिए 100% आरक्षण न दिया जाए। उसी फैसले की सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा कि SC/ST में भी क्रीमी लेयर लगाया जा सकता है। इसका मतलब उन्होंने सरकार को आरक्षण छेड़ने के लिए फिर से एक टिप्पणी रूपी हथियार थमा दिया है। खैर, आज के मुद्दे में हम बात ये करने जा रहे हैं कि अर्णव गोस्वामी इतना पगला कैसे गया है। मैं कोशिश करता हूं कि अपने वीडियो में किसी भी व्यक्ति के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी ना किया जाए, लेकिन अर्णव गोस्वामी जैसे पत्रकार जिस स्तर पर आ गए हैं वो किसी भी हद तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि पूरी तरीके से सरकार की चाटुकारिता और चापलूसी है। ये मैं इस आधार पर कह रहा हूं कि अर्णव गोस्वामी बार बार अपने वीडियो में जिस तरीके से अपील कर रहा है, उस अपील का एक ही मकसद है, लोगों को उकसाना, भड़काना। इसलिए पत्रकार का चोला ओढ़े हुए भारतीय जनता पार्टी के इस अघोषित प्रवक्ता पर अगर एफआईआर दर्ज की गई है तो बिल्कुल ठीक दर्ज की गई है, क्योंकि उस समय इस व्यक्ति ने जो जो बातें बोली वो कहीं से भी पत्रकारिता के मापदंड के अनुरूप नहीं है। कार्यक्रम करते हैं मगर संतों की हत्या हो गई और भारत में जहां पे 80% आचार्य विक्रमादित्य, 80% हमारी आबादी हिंदू है, 80% आबादी सनातन धर्म को मानती है। यहां पे हिंदू होना, गेरुआ पहनना पाप हो गया है। मैं पूछता हूं और पूछता है भारत आज कि आज अगर कोई मौलवियों या पौधरियों को इस तरह मारता तो फिर क्या लोग शांत होते? तो क्या होता पूरे देश के अंदर? एंटोनिया बलवा मचा देते, क्या क्या नहीं जला दिया। इटली वाली सोनिया गांधी चुप रहती। मैं पूछता हूं, अगर कोई पादरियों की हत्या करता प्रमोद कृष्णन, तो आपकी पार्टी, आप अपने आप को आचार्य कहते हैं, आपकी पार्टी और आपके पार्टी के रोम से आए हुए इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। आज वो चुप है, मन ही मन में मुझे लगता है वो खुश है। बिल्कुल
वो खुश है कि संतों को बिल्कुल चुप सड़कों नहीं में रहती, मारा ये जो गया, हाल चल जहां पे उनकी सरकार है। रिपोर्ट भेजेगी वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। मैं बोल रहा हूं वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। देखिए जहां पे मैंने एक सरकार बना ली वहां पे हिंदू संतों को मैं मरवा रही हूं और वहां से वाहवाही मिलेगी उसको विक्रमादित्य की। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा किया सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। क्या उनको अर्णव लगता भाई, है मेरा यही कि हिंदू चुप रहेंगे? आज बता दीजिए प्रबोध कृष्णन को, क्या हिंदू चुप रहेंगे? ये पूरी तरीके से चाटुकारता और मालिकों की चरण वंदना है, जो अपने मालिकों के सामने दुम हिलाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। आखिर अर्णव गोस्वामी जैसे जैसे समय बढ़ता चला जा रहा है और ज्यादा पागलों की श्रेणी में क्यों आ रहा है, मानसिक रूप से विक्षिप्त की तरह बर्ताव क्यों कर रहा है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अब उसके कंपटीशन में तमाम सारे लोग तैयार हो गए हैं। आप चैनलों पर दीपक चौरसिया को, सुनील सरदाना को और अंजना ओम कश्यप, रूपका लियाकत, सुधीर चौधरी और रजत शर्मा जैसे तमाम सारे पत्रकारों से कड़ी टक्कर मिल रही है। इसलिए कंपटीशन इस समय इन गोदी भक्तों में इस बात को लेकर है कि कौन ज्यादा चिल्ला चिल्ला करके अपने मालिकों को खुश रख सकता है। यही वजह है कि उस वीडियो में उसका टारगेट उद्धव ठाकरे नहीं थे बल्कि कांग्रेस थी। इसलिए क्योंकि उसको पता है कि उद्धव ठाकरे गाहे बगाहे जैसे पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, इसलिए बाद में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आने का उनका स्कोप बन सकता है। लेकिन उनके मालिक के असली कंपटीशन में कांग्रेस है, इसलिए वो व्यक्ति पानी पी पी करके कांग्रेस के नेताओं को कोस रहा है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर वो व्यक्ति सोनिया गांधी की चुप्पी पर सवाल क्यों उठा रहा है, जबकि पालघर के जिस गढ़चिंचले गांव में ये वारदात हुई है उस गांव की सरपंच भारतीय जनता पार्टी की सदस्य है चित्रा चौधरी, जबकि सरपंच उस समय खुद सामने मौजूद थी। जिन 101 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने जो सूची जारी की है उसमें तमाम सारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, एक भी व्यक्ति मुस्लिम नहीं है। फिर आखिर ये अर्णव गोस्वामी चिल्ला चिल्ला करके इस मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश क्यों कर रहा है? उस पालघर जिला परिषद के सदस्य काशीनाथ चौधरी एनसीपी के सदस्य हैं। ये चाटुकार अर्णव गोस्वामी आपको मेन मुद्दे पर बात करने ही नहीं देगा कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद लगातार मॉब लिंचिंग की संख्याएं बढ़ी क्यों हैं। अगर इस तरह के चाटुकार पत्रकार पहले ही मॉब लिंचिंग पर सरकार पर सवाल खड़े करते, मॉब लिंचिंग को लेकर के सख्त कानून बन जाते और अफवाह फैलाने वालों पर समय रहते कार्रवाई होती, तो यह भी संभव था कि जिन दो साधुओं को हिंदू हिंदू कह करके आप हल्ला मचा रहे हैं, भौंक रहे हैं, वो साधुओं की जान नहीं गई होती। इसलिए क्योंकि वहां की सरपंच खुद बताती है कि मैं मौके पर मौजूद थी, मुझे भी ये जानकारी हुई कि व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज सर्कुलेट हो रहे थे जिसमें यह बताया जा रहा था कि कुछ लोग बच्चा चोरी करने के लिए पुलिस के या साधुओं के भेष में भी आ सकते हैं। ऐसे मुस्लिम लोग किडनी भी चोरी कर रहे हैं। उसी शक के आरोप में उस गांव के आदिवासियों ने घेर करके पुलिस की मौजूदगी में भी उन दो साथियों और उनके ड्राइवर को मौत के घाट उतार दिया। देश की रगों में नफरत का जहर घोलने वाला यह अर्णव गोस्वामी इसी वीडियो में कह रहा है कि देश में 80% हिंदू हैं और सनातनी हैं। मैं हिंदू में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन अर्णव गोस्वामी, मैं तुम्हारी तरह नफरत के बीज नहीं बोता, ना ही मैं सनातनी हूं। मेरी तरह देश में तमाम सारे लोग जो हिंदुओं में जन्म जरूर लिए हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नफरत के बीज नहीं बोना चाहते हैं। इसलिए अपनी संख्या में सुधार कर लो। हम लोग तुम्हारी तरह नफरत बोने वाले लोग नहीं हैं। फर्क केवल इतना है कि तुम्हें सरकार का संरक्षण प्राप्त है, तुम्हें भारतीय जनता पार्टी द्वारा फंडिंग होती है, बीजेपी की सरकार तुम्हें बड़ी रकम ऐड के रूप में देती है और यह व्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में तुमको देश में नफरत के बीज बोने का लाइसेंस देती है। तो हम ये प्रण लेते हैं कि उस दिन पूरा साधु संत सन्यासी नागा साधु पूर्ण रूप से महाराष्ट्र का घेराव करेंगे और उस गांव को जला के राख कर देंगे। आज मैं फिर से सभी सनातनियों बच्चों से ये प्रार्थना कर रहा हूं कि अब समय आ गया है, हमें एकजुट होना होगा और इस देश को और इस राष्ट्र को और हमारे अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए प्रयास तेज करने होंगे। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया,
वंशी फेंको और उठा लो हाथों में हथियार, हाथों में हथियार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। जय माता दी। हाथ में हथियार लेकर के लोगों को हिंसा में उकसाने वाला ये अपराधी ये भी धमकी दे रहा है कि लॉकडाउन के बाद हम उस पूरे गांव को जला देंगे, लेकिन इस अपराधी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये अर्णव गोस्वामी भी बच जाएगा, इसलिए क्योंकि ये सारा खेल सरकार की सरपरस्ती में खेला जा रहा है, जिसमें अघोषित और अप्रत्यक्ष तौर पर अदालतें भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद राजीव चंद्रशेखर के पैसे से चैनल चलाने वाले अर्णव गोस्वामी और तमाम सारे नफरतवादियों से मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर जिन लोगों को तुम हिंदू बताते हो, जिस जनसंख्या का वो लोग कब कब हिंदू हैं? केवल वोट डालने के लिए, बीजेपी को सत्ता में पहुंचाने के लिए और तुम्हारे जैसे नफरतवादियों की नफरत फैलाने के लिए हिंदू हैं। बाकी समय में जब लाभ देना होता है आरक्षण का, जब हिस्सेदारी की बात आती है, नौकरियों की बात आती है, शासन में और सरकार में उन लोगों के प्रतिनिधित्व की बात आती है, तब वो अपनी जातियों में बढ़ जाते हैं। जब दलितों पर हिंसा की बात आती है, जब दलित उत्पीड़न की बात आती है, तब वो हिंदू नहीं रह जाते हैं। लेकिन जब तुम्हें अपनी नफरत के बीज बोने के लिए उनको मुस्लिम के खिलाफ लड़वाना होता है, तब तुम हिंदू हिंदू का शोर करते हो। इसलिए 80% का जो आंकड़ा तुमने बताया था अर्णव गोस्वामी, उसमें मेरे जैसे तमाम सारे लोगों को लिस्ट में हटा लो। अब मैं कुछ सवाल तुमसे करता हूं। 20 अप्रैल को अलीगढ़ में धोबी समाज के लवकुश नामक एक व्यक्ति की मौत इसलिए हो जाती है क्योंकि वो सब्जी बेच रहा था। पुलिस ने उसको इतना पीटा कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और जलालपुर के चौकी इंचार्ज राम वकील और सिपाही ब्रजनंदन पर आरोप लगे, लेकिन 22 अप्रैल को उसकी मौत हो जाती है। अभी तक इन दोनों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हिंदुओं के ठेकेदार बन रहे अर्णव गोस्वामी, तुम कहां गायब हो? इस खबर को दिखाओ। तुम्हारा एक हिंदू भाई पुलिस की जाति का शिकार हुआ है, लेकिन तुम्हारी हैसियत नहीं है इस खबर को दिखाने की, इसलिए क्योंकि तुम जहां से पैसा लेते हो उसी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। 27 मार्च 2020 को झारखंड के दुमका जिले में प्रमोद हजारा नाम के एक शख्स की पीट कर हत्या इसलिए कर दी जाती है क्योंकि उस पर चोरी का आरोप लगा था, वो भी हिंदू था। इसकी खबर क्यों नहीं दिखाई तुमने? 22 अप्रैल 2020 को बहराइच में एक शख्स अपने घर के लिए कुछ राशन पानी लेने गया था, उस पर चोरी का इल्जाम लगा करके उसको करंट लगाया गया। जब पुलिस आई, पुलिस ने भी पीटा, बाद में उस शख्स की मौत हो गई। गलती सिर्फ उसकी ये थी कि वो लॉकडाउन में अपने परिवार के लिए कुछ राशन सामग्री लेने गया था, वो भी हिंदू था। उस समय तुम्हारे मुंह से शब्द क्यों नहीं निकले? 9 अप्रैल 2020 को उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में हैदर अली नाम के शख्स की मौत इसलिए हो जाती है क्योंकि उसको चंद्र प्रकाश विजय कुमार गोविंद ने सिर्फ इसलिए मारा पीटा था कि उसकी भैंस इनके खेतों में घुस गई थी। ऐसी तमाम सारी घटनाएं हैं। इन घटनाओं पर अगर अर्णव गोस्वामी जैसे दलाल पहले बोले होते तो निश्चित तौर पर एक सख्त कानून बन गया होता और लोगों को इस तरीके से पीट कर मारा ना जा रहा होता। लेकिन ये तो सिलेक्टिव पत्रकारिता है। दो भगवा भेष में लोग दिख गए, उसको लगा अर्णव गोस्वामी को कि इससे मेरी सरकार को फायदा हो जा सकता है। वो तो भला हो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री अनिल देशमुख का, जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से लोगों को इस बात को लेकर सचेत करते रहे कि इसको सांप्रदायिक रूप ना दें। इस घटना का मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी चूंकि भगवा रंग आ रहा था तो इस तरीके के तमाम सारे चाटुकार पत्रकार लग गए इसको सांप्रदायिक रंग देने में। किसी भी तरीके से उनकी सरकार को किसी भी तरीके से लाभ तो मिले। विपक्ष से सवाल पूछना किसी भी कीमत पर गलत नहीं है, लेकिन जिस ढंग से उस दिन पत्रकारिता की अर्णव गोस्वामी ने, वो पत्रकारिता नहीं, उसकी नीचता और उसकी मानसिकता को दिखाता और दर्शाता है। नेशनल जनमत अपने दर्शकों से माफी चाहता है क्योंकि आज से पहले हमने किसी वीडियो में गैर संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन इस शख्स को देखने के बाद ये जो शब्द मैंने बोले हैं वो भी बहुत कम पड़ रहे हैं। इसी तरह के लोग देश में नफरत के बीज बोने के लिए और देश को गृह युद्ध की स्थिति में ले जाने के लिए जिम्मेदार हैं। हम सब शांति प्रिय लोगों की अपील है आप लोगों से कि इस तरह के पत्रकारों के कार्यक्रमों में जाना पूरी तरीके से बंद कर दें
और जो लोग पैसे लेने के चक्कर में दाढ़ी बढ़ा बढ़ा करके या टोपी लगा लगा करके या माला पहन पहन करके इन लोगों के कार्यक्रमों में जाते हैं, उन लोगों का भी पूर्णतः बहिष्कार करें। आप जब इन लोगों की चैनल देखेंगे ही नहीं तो ये वहीं बैठ करके चिल्लाते रहेंगे, जहर उगलते रहेंगे, उसका इंपैक्ट लोगों के बीच में नहीं पहुंच पाएगा। मैं उन लोगों से भी सवाल करना चाहता हूं जो ये भली भांति जानते हैं कि जब वो ऐसे शख्स के चैनल में जाएंगे तो वो उनकी आवाज को म्यूट कर देगा, उनको गाली सुनाएगा, लेकिन फिर भी चंद रुपयों के चक्कर में, चंद शोहरत बटोरने के चक्कर में ऐसे लोगों की चैनल में पहुंच जाते हैं। विपक्ष के लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि इस तरीके के चाटुकार पत्रकारों का जो अघोषित तौर पर बीजेपी के प्रवक्ता बन चुके हैं, उनकी चैनलों का बहिष्कार करें, देखने में भी और चैनल में जाने के में भी। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है